इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। जानेंगे कि उनका कार्यकाल एज अ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कब से कब तक था और उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसलाएं लिया गया था, और उनके थोड़े व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे। लॉर्ड लिटन का पूरा नाम था एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, बुल्वर लिटन। ठीक है, वो लिटन के पहले अर्ल थे। अर्ल क्या होता है? एक पदवी होता था जो कि ब्रिटिश को मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था, ब्रिटेन में मिलता था। वो एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, साथ ही साथ वो एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन भी थे, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। कंजर्वेटिव ऐसा होता है ना कि वो लोग सोचता है कि जो पुराना विचारधारा चले आ रहा था वैसे ही चलते रहे, यानी कि ज़्यादा उसमें चेंजेस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं हमारे धर्म में, कल्चर में। तो ये जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं ये चाहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में चलता था वैसा ही चलता रहे और ये नई चीज़ें, कल्चरल चेंजेस ना हो। साथ ही साथ जो लिटन है वो एक पोएट भी थे, और उनका लिखने के बाद, मतलब लिखने के बाद लास्ट में अपना जो पोएट होता है वो नाम लिखता है, तो उनका नाम था ओवेन मेरेडिथ। ठीक है, वो सूडोनेम था। वो एज अ वॉइस ऑफ इंडिया आए थे 1876 में, और 1880 तक वो भारत में ही रहे थे। उन्हीं के टाइम में, यानी कि 1876 से 1880 के बीच में ही क्वीन विक्टोरिया को बोला गया कि वो भारत की अब इम्प्रेस रहेंगी, यानी कि वो भारत की रानी होंगी। और जो लॉर्ड लिटन जो हैं उनको 80 के करियर के बाद, यानी कि इंडिया का वाइसरॉय बनने के बाद, फिर फ्रांस भेजा जाता है एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर 1887 से 1891 तक। उनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें घटी, उन्हीं के बारे में अब जानते हैं। पहला होता है ग्रेट फेमाइन, यानी कि सूखा आता है और अच्छा खासा सूखा आता है, बहुत भयंकर वाला सूखा आता है। ठीक है, अब ये जो सूखा आता है ना, ये 1870s के आसपास में आता है, यानी कि 1876-77 में आता है शायद। और इस सूखे में लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जो उत्पादन होता है फूड्स का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए लोग जो है वो भूखमरी से मरने लगते हैं। अब ये जो सूखा था ये मेनली आपका महाराष्ट्र, ईस्ट गुजरात वाला एरिया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तेलंगाना वाला एरिया, फिर आपका मध्य प्रदेश का एरिया, ये सब एरिया में मेनली देखने को मिलता है। ये जो सूखा आया था, ये सूखे के कारण काफ़ी लोगों को मौत हुआ, काफ़ी लोगों का मौत हो गया। अभी आप सोचो कि लगभग 61 लाख से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये कम आंकड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को समय पर खाना नहीं मिल सका, समय पर अनाज नहीं मिल सका, इसलिए इन लोगों का मौत हो गया। अब सोचो कि गवर्नमेंट बस उनको बेसिक खाना नहीं मुहैया करा सकी, कितना बड़ा ये पॉलिसी फेल्योर था। लिटन का जो पॉलिसीज़ था कि इस सूखे को कैसे संभाला जाए, उसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट था। मान लो अगर 10 लोगों को खाना चाहिए तो लिटन जो है वो 3 या 4 लोगों के खाने के मान ही, यानी कि खाने के लायक ही अनाज दे पा रहे थे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, उनका पॉलिसी बहुत बड़ा फेल्योर हो गया और काफ़ी लोग जो है वो मर गए। साथ ही साथ लिटन को ये भी कहा जाता है लिटन के बारे में कि उन्होंने ये देखा कि अगर इतना अनाज हम लोग देंगे तो हम लोग को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि वो पैसा देख रहे थे, ना कि इंसानों की मौत हो रही है वो ये नहीं देख रहे थे। तो जब ये फेमाइन ख़त्म हो जाता है, तो फेमाइन ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक कमीशन की घोषणा की, और उस कमीशन का नाम दिया गया रिचर्ड स्ट्रैचे कमीशन। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रैचे कमीशन, रिचर्ड, कलर चेंज कर देते हैं, रिचर्ड स्ट्रैचे। ठीक है, स्ट्रैचे कमीशन। अब आप कमेंट में ये बताओ कि ये कमीशन की घोषणा किस साल में की गई थी। 1878 आता है। 1878 में उन्होंने एक एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया, एक एक्ट को पारित किया, उसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो भी न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो, जो देसी भाषाओं में, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, ये सब भाषाओं में जो आता था, वो अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, यानी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा छाप दे जिससे कि सरकार की छवि को ख़राब हो सकता है या छवि धूमिल हो सकती है, तो उस जो पेपर था
या मैगज़ीन था तो उसको वहीं पर बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन-सा चीज़ जो है सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है या नहीं? तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनको ये डिसीज़न लेना था कि जैसे मान लो कि अभी जैसे रुपये का जो दाम है, यानी कि अभी जो रुपया का वैल्यू है डॉलर के खिलाफ वो गिरता जा रहा है, ठीक है? अभी कुछ 83 रुपया हो गया 1 डॉलर का। जब भी कांग्रेस की सरकार थी तभी 50 रुपया मेनली होता था, 50-60 रुपया। तो उस टाइम पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा हल्ला करता था कि यार 60 रुपीज़ हो गई 1 डॉलर का, 1 डॉलर का वैल्यू 60 रुपया हो गया। आज के डेट में जब 1 डॉलर का वैल्यू 83 रुपया हो गया तो कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है? इससे क्या होता है कि सरकार सोचती है कि इससे मेरा जो छवि है जनता में गिर रहा है और वो उसको बहुत हद तक सीडीसीएस यानी कि देशद्रोही बोलने लगते हैं। सेम चीज़ ब्रिटिश सरकार कर रही थी उस टाइम पे जब उन्होंने इंडियन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। हालांकि भारत सरकार ऐसा कुछ बोल के तो नहीं कर रही है, इसलिए हम उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि भारत सरकार ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन एक तरह से कह सकते हो हिडन मोटिव आप सेम ही कह सकते हो, ठीक है? तो वही चीज़ उन्होंने खुल्लम खुल्ला ब्रिटिश सरकार कर रहा था। उन्होंने इंडियन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और बोला कि कुछ भी देशद्रोही टाइप का अगर होगा यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ होगा और अगर आपका पेपर हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी इस सब में चल रहा है तो आपको वहीं पर बंद कराया जा सकता है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है? इसके रिस्पॉन्स में एक पब्लिक प्रोटेस्ट होता है कलकत्ता में, जो कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा मतलब इंडियन एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट लोगों का प्रोटेस्ट कराया था इस एक्ट के खिलाफ और जिसको लीड कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। 1870 में लॉर्ड लिट्टन ने एक बहुत बड़ा दरबार आयोजन किया। दरबार में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रिंस थे, जो नवाब थे, जो बड़े-बड़े लोग थे, उनको बुलाया गया। और ये बुलाने का मतलब दो था। पहला कि क्वीन विक्टोरिया को बताया जाए कि वो भारत की रानी है। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि अब भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश के सरकार के एक तरह से कब्जे में आ चुके थे। अच्छा, दूसरा बात ये था कि ये दिखाना कि लॉर्ड लिट्टन या फिर जो वाइसराय का पद है वो कितना बड़ा है कि सारे जो राजा रानी है भारत के वो मिलकर भी उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये भी दिखाना था उनको जनता के सामने कि देखो हमको सारे राजा रानी जो तुम्हारे राजा रानी हैं, जो नोबेल है, जो प्रिंस है, वो सब हमको मानता है। तो इन सब चीज़ों के कारण उन्होंने एक दरबार को बुलाया और उस दरबार में करीबन 84 लाख लोग आए थे। बहुत बड़ी बात है, जिसमें से बहुत सारे राजे बोलते हैं राजा, प्रिंस है ना, क्वीन, नोबेल मैन, जो बड़े बड़े अफसर होते थे वो सब आए थे। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रोविंसेस को भी अलग अलग रीऑर्गेनाइज किया गया। प्रोविंसेस यानी कि आप समझो प्रखंड समझ सकते हो, या फिर जैसे कि भारत का अलग अलग जो प्रोविंस था, स्टेट आप समझो, राज्य, ठीक है? तो राज्य को उन्होंने जो है वो रीऑर्गेनाइज कर दिया। मैं एकदम गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोविज़न का मतलब प्रोविंसेस का मतलब राज्य ही होता है, बट वैसा समझ सकते हो कि मतलब बहुत बड़ा एरिया जिसको कि उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, फिर से इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, नए प्रोविंसेस बने, नए प्रोविंस बना और इसमें जो नया प्रोविंस बना उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है? और इसका ये भी था कि इसके कारण जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होता है, यानी कि आर्थिक रूप से ये जो सरकार है उसको फ़ायदा मिलता। मेन ऑब्वियस बात है, फ़ायदा मिलता। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अगर हम प्रोविंसेस को बड़ा बड़ा जो राज्य है अगर उसको हम लोग छोटा छोटा कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो जाएगा, जो रूल करने का प्रजातंत्रात्मक जो प्रशासन है वो बेहतर हो जाएगा, प्रशासन जो रूल करता है वो बेहतर हो जाएगा। तो उनका ये कहना था। हालांकि इसके कारण लोगों ने उनका अपोजिशन भी किया, उनका क्रिटिसिज्म भी किया, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड लिटन के फॉरेन पॉलिसी के बारे में और अफ़गानिस्तान के बारे में। तो लॉर्ड लिटन जो है वो दूसरा एंग्लो अफ़गान वॉर जो 1878 से लेकर के 1880 यानी कि 2 साल तक चला था, उसमें ये फंसे हुए थे, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और उनका मेन काम क्या था कि वहाँ पर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखो अफ़गानिस्तान, जैसे देखो ये अगर इंडिया है ना तो ये अफ़गानिस्तान था, ठीक है? थोड़ा अच्छा से दिखा दें, हाँ। और ये है हमारा रसिया, मान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं छोटे मोटे। ये था अफ़गानिस्तान, ये था रसिया और ये था इंडिया यानी कि ब्रिटेन।
तो कहने का मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान पे रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। अब ब्रिटेन ने बोला कि नहीं, हमको यहाँ पर इस रसिया को यहाँ नहीं आने देना है, क्योंकि अगर रसिया यहाँ आया तो वो इंडिया पर भी अपना कब्जा कर सकता है या फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो उसका प्रभाव जो है वो अफ़गानिस्तान पे बना रहे, ठीक है। इसलिए वो दूसरा जो एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था उसमें वो इन्वॉल्व थे, यानी कि उसमें कूद गए थे, उसमें झमेला में फंस गए थे। ये लड़ाई होता है ब्रिटिश और अफ़गान के बीच में। इसका एक तरह से देखा जाए तो मिला जुला असर हुआ, ना कोई जीता ना कोई हारा, ठीक है। और इससे ब्रिटिश और रसिया दोनों में फिर से ठन गया, ठीक है। और इसको कहा जाता था ग्रेट गेम ऑफ सेंट्रल एशियन, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में बेस्ड है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सारा जो है वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। और इसको कंट्रोल करने के लिए रसिया और ब्रिटेन के बीच में झंझट चल रहा था। तो लॉर्ड लिटन के समय में भी ये झंझट चलता ही रहा। लिटन ने जो है भारत में इंग्लिश को प्रमोट किया, बोला कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। और पहले से ये चली आ रहा था, इनफैक्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम से ही, विलियम बेंटिंग के टाइम से ही, शायद वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से ये चले आ रहा था कि इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनको इस वाइसरॉय ने इसको भी आगे ही बढ़ाया। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल प्रिजर्वेशन को काफ़ी ज़्यादा मदद किया, यानी कि भारत का जो आर्ट था, जो भारत का हिस्ट्री था, उसको, भारत का जो कल्चर था उसको उन्होंने अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया, उसको अच्छी तरीके से उन्होंने सहेज के रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी अहम योगदान निभाया। जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड लिटन के समय में काफ़ी कुछ काम हुआ देखने को मिला, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अब आप मुझे ये बताओ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही था या गलत था, ठीक है। इसके बारे में डिबेट करो कमेंट सेक्शन में। दूसरा नंबर बात ये है कि जो उन्होंने फेमाइन को, यानी कि जो सूखा को उन्होंने संभाला, वो क्या सही था या गलत था। और तीसरा ये बात है कि लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था इसको आप कैसे देखते हो, इसके बारे में भी 2-3 शब्द आप कमेंट में लिख सकते हो। अब इसके नाक के ऊपर हम लिखेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू।